आ गया था तो उसको पहले समझ लेते हैं, देन आई विल टॉक टू यू। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बेटे रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हेन वी आर फायरिंग, व्हेन वी फायर एनी बुलेट थ्रू ए गन, तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे जाती है। तो जो गन पीछे जा रही है दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, ओके ओके। तो जनरली अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी रिकॉइल वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था शायद मेरे ख्याल से। तो पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि रिकॉइल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से समझिए। कंजर्वेशन मोमेंट, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कुछ कह रहे हो विकास? सर एक बार कंजर्वेशन मोमेंटम समझा। चलिए वो भी इसी में वो भी बात आ जाएगी, उसको भी समझा देंगे। इसको पहले क्लियर कर दो। चलो अच्छा, इसको समझने से पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब आप समझते ही हैं, संरक्षित होना। यानी कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। इसको हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में बॉल वाले एग्जाम्पल से समझा था और प्रूफ करके भी हम लोग देखे थे, जिसमें दो बॉल थी, बॉल ए और बॉल बी। आप समझिए, इसका मास m1 है, इसका मास m2, u1 u2। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, दोनों का मास अलग अलग है और दोनों के वेलोसिटी भी अलग अलग है और दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। कोई एक ऐसा टाइम आया जब ये दोनों बॉल आपस में टक्कर हो गई दोनों की। ठीक है, अब टक्कर होने के बाद अब जरूरी नहीं है कि दोनों बॉल आगे ही जाए, हो सकता है एक बॉल पीछे जाए, एक बॉल आगे जाए, लेकिन यहाँ मैं दो बॉल बना दे रहा हूँ और दोनों की डायरेक्शन इधर ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज ये बताना है कि हाँ भाई जब कोलिजन होगा, टक्कर होगी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक, यस इतना से तो क्लियर ही है कि एक दो ऑब्जेक्ट थे m1 m2, u1 u2 वेलोसिटी से जा रहे थे, उनमें आपस में टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद एक की वेलोसिटी बढ़ गई, एक की घट गई। अब कितनी बढ़ी कितनी घटी ये तो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक की वेलोसिटी u2 से v2 हो गई, इसकी u1 से v1 हो गई। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? सर आप बोल रहे हैं कि टक्कर होने पे क्या बेटे? सर जो ऑब्जेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होगा? जब कोई सिस्टम काम करेगा ना, वहीं पे आप भाई, जब तक केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, तभी ना हम दिखाएंगे कि टक्कर के पहले कितना मोमेंटम था और टक्कर के बाद कितना मोमेंटम हुआ। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे वेलोसिटी हो जाती है ना, क्या बिना? सर वेलोसिटी चेंज होता है ना? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। अगर सर दोनों का सम किया जाए वेलोसिटी, तो फिर पहले के बराबर रह सकता है। मतलब आमने सामने लाना चाह रहे हैं? सर नहीं समझ पा रहे हैं आप। हाँ बताइए, और बच्चे भी सुने, जिसको बात समझ में आए वो बोल देगा। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर
सर दो ऑब्जेक्ट है सर टकराए तो सर उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक का बढ़ गया और एक का घट गया। हाँ बिल्कुल। और सर पहले दोनों का बराबर था। ठीक है, कोई बात नहीं। और सर जो चेंज हुआ सर दोनों को ऐड करेंगे तो सर पहले के बराबर हो जाएगा ना। बेटा मोमेंटम ऐड करेंगे तो दोनों का सेम रहेगा। अभी अभी बात समझ में आ जाएगी, इसी को जरा सा समझिए पहले। इसको आप समझिए, इसमें जहां जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी आप बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक एग्जांपल आप ही के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ये एक जनरल एग्जांपल है जिसमें सारा आपका क्वेश्चन समझ आएगा। अरे आप ही सोचो, हम कह रहे हैं एक फुटबॉल है, ठीक है। एक फुटबॉल को मान लो आपने किक कर दिया, आपने किक कर दिया, अब आपको भूल जाते हैं। बॉल मोशन में आ गया, बॉल मोशन में आ गया तो उसका मास m1 था, उस वेलोसिटी u1 थी। जब वो दूसरे प्लेयर के पास गया तो दूसरे प्लेयर ने उस पर किक किया, ठीक। तो मास तो सेम ही है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना फुटबॉल की। यस सर, डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वही यहाँ भी हो रहा है कि दो बॉल है, चाहे उनको सामने से टक्कर करा दीजिए, चाहे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक तेज थी एक धीरे थी, टक्कर हो गया, कोई भी केस हो, दोनों केस में यही होगा कि जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, एक का मोमेंटम एक की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक की बढ़ जाएगी, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा। कम हो चाहे ज्यादा हो, चेंज आएगा जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे। ठीक है, अब जैसे दो कार हैं, सामने से आई, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई, हो सकता है दोनों कार सेम ही स्पीड से आ रही हो सकता है। तो दोनों कार सेम स्पीड से आ रही होंगी तो इस कार का भी कुछ मोमेंटम होगा, इस कार का भी कुछ मोमेंटम होगा, दोनों का मोमेंटम ऐड कर दीजिए, ठीक। उसके बाद जैसे ही ये टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद ये दोनों कार पीछे की तरफ जाएंगी ना, पीछे की तरफ जाएंगी। हो सकता है एक कार का मास ज्यादा हो, एक का मास कम हो। तो अब जब टक्कर के बाद पीछे गई तो उस दौरान इस कार का मोमेंटम कितना है, उस दौरान इस कार का मोमेंटम कितना है, उन दोनों को भी ऐड कर दो। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन में मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होना चाहिए, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, क्या मुझे इस डेरिवेशन को कराना पड़ेगा कि और कुछ एग्जांपल ही दे दूं? हेलो सर, बता दीजिए। देखो बेटा, अब इस सिस्टम की तरह काम करेगा ना, दो बॉल है, दोनों चल रही हैं, तो इनिशियल मोमेंटम बॉल ए और बी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई, m1 u1 प्लस m2 u2, सही होगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। हम लोगों को यही प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। तो अब इन दोनों को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। सही जा रहे हैं हम लोग? यस सर। हाँ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए निकाल लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इधर क्या होगा, बॉल ए का m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1। यही ना निकालते थे सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स मोशन में, कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम तभी निकलेगा जब फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बॉल ए का और इनिशियल मोमेंटम क्या था,
फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करें इसको कि पर सेकेंड कितना उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, मैंने बताया था डेल्टा टी डिफरेंस है यस सर। भाई। u से वेलोसिटी v होने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, Yes, sir. उसी टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से हम लोग जैसे रिप्रेजेंट टाइम करते टेकन हुआ है। हाँ ठीक। और ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं ना आएगा भाई। हेलो, Yes, क्या sir. किसी Yes, ऑब्जेक्ट sir. पर बिना Yes, फोर्स sir. लगे, ऐसा कोई केस बताइए जहां ऑब्जेक्ट पर बिना कोई फोर्स लगे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ऐसा कोई केस है? Sir. नो सर। बोलिए। बिना फोर्स के बेटा किसी ऑब्जेक्ट में मोशन ही नहीं होगा, यस सर। Yes, sir. कोई ना Yes, कोई sir, फोर्स force लगाया motion गया होगा है। तभी वो मोशन में आया है। ठीक, और अगर हम उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज गूंजने लगेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में अगर हमको चेंज लाना है तो यानी उस पर हमको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे बढ़ाना है तो भी, चाहे कम करना है तो भी। तो अब ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा t। तो ये बॉल A द्वारा बॉल B पर लगा फोर्स है F1 मान लो इसको, तो ये एक्शन हो गया। जब बॉल A बॉल B पर फोर्स लगा रहा यानी वो एक्शन फोर्स लगा रहा, तो B भी तो A पर फोर्स लगाएगा भाई, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स के लिए इसी तरह प्रूफ कर लेंगे F2, यानी बॉल B के लिए हमको मिल जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन डेल्टा t। इसको ये माइनस क्यों रहेगा? क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा माइनस साइन। इसको हम माइनस को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये थोड़ा सा भी अरेंज कर देता हूं, F2 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2 अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन 2। अब दोनों फोर्स ही हैं, एक्शन और रिएक्शन है, यानी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो F1 इक्वल टू F2 हम कर दें। F1 इक्वल टू F2 कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 वैल्यू रख दीजिए। F1 की है m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए प्रूफ होके आ गया, पहली लाइन जो हम लोगों ने किया था सेम चीज आ गया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अभी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपको इसलिए हो कि ये तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बनता है रिकॉइल वेलोसिटी का कैलकुलेट करने के लिए, चलिए उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है? इसको मैं आई इरेज इट। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए।
हेलो ये सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन है एक तरह से, एग्जाम में आपसे सर एक आता फॉर्मूला, है। सर एक फॉर्मूला, कौन सा? सर आखिरी जो सर सर आखिरी जो सर M2U लिखा है सर उस लिखा है सर उस ये वाली लाइन, ये सर, ये सर मतलब F2 इज इक्वल टू कैसे आया, यही ना? हाँ सर ये कैसे आ हाँ गया? सर ये कैसे आ गया? बेटा जैसे फर्स्ट वाले केस में चेंज इन मोमेंटम फॉर ए निकाले थे, तो मैंने ये दो स्टेप को गायब कर दिया है। तो अब देखिए यहां पर भी यही, जैसे बॉल ए के लिए हम लोग निकाले थे, तो इस इक्वेशन 1 के बाद हम लिखते चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल बी इक्वल टू क्या आता, फाइनल मोमेंटम m2u2 माइनस m2u2 तब आ जाता। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी निकालते, तो वहां भी डेल्टा टी से डिवाइड करते, तो डायरेक्ट हमने इस वाले पॉइंट को लिख दिया है, दो लाइन मैंने बीच के गायब कर दिया है। यही सेम बॉल ए के लिए जैसे निकाले हैं उसी तरह बॉल बी के लिए निकालेंगे। और उसके बाद हमने ये बताया कि बॉल ए बी से टकरा रही है, यानी ए एक्शन लगा रही है तो बी रिएक्शन लगा रही है। तो एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल होते हैं ना मैग्नीट्यूड में, केवल उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन अपोजिट होता है इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया, और जो है डायरेक्शन निगेटिव यूज किए, और जो मैग्नीट्यूड था दोनों का इक्वल कर दिया मैंने। इक्वल करने पर रीअरेंज किए तो ये आया। अब जरा सा रिकॉइल वेलोसिटी को भी समझिए, रुकिए। कोई भी केस हो, रॉकेट उड़कर जा रहा है, या दो कार टक्कर में आ गई, दो ट्रेन आपस में टकरा गई, दो प्लेयर खेलते खेलते आपस में टकरा गए, ठीक है, कोई भी इस तरह का, या किसी ने बॉल फेंका आपकी तरफ और वो टकरा गई, ये सारे केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम कर रहा है। यानी कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा दोनों ऑब्जेक्ट का मिलाकर, कोलिजन के बाद भी दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही होगा। अब जैसे चलिए बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी की। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसके लिए एक फार्मूला मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें पहले तो एज्यूम कर लें कि मास ऑफ बुलेट होगी ना गन में, मास ऑफ बुलेट स्मॉल है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या स्मॉल v ले रहे हैं, क्योंकि बुलेट छोटा है भाई, तो मास और वेलोसिटी उसकी स्मॉल ले लिए। फिर मास ऑफ गन ये हो गया कैपिटल M, और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, यानी रिकॉइल वेलोसिटी कर लेते, वेलोसिटी ऑफ गन ना करके इसको लिखिए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू कैपिटल V। सही है, हमने एज्यूम कर लिया कि बुलेट का मास और वेलोसिटी ये है और गन का मास और वेलोसिटी ये है। अब एक बात बताओ, एक गन यहाँ वॉल पर कहीं टंगी हुई है, तो उसमें बुलेट भी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? Sir, please repeat your question. मैं पूछ रहा हूँ, एक गन कहीं रखी हुई है, कहीं वॉल पर चाहे टेबल पर, और उसमें बुलेट भी है, तो उस सिस्टम बन गया गन प्लस बुलेट। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? Zero. सर जीरो सर जीरो इनिशियल सर जीरो, जीरो।
क्योंकि सर वो क्यों होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। और v इज इक्वल टू एम इंटू वी से जब v जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो। ठीक। यस अब फायरिंग हुई, फायरिंग होगी तो भाई हैमर टकराएगा बुलेट से गन के अंदर, तो बुलेट में भी मोमेंटम आ जाएगा और गन में भी मोमेंटम आ जाएगा। सही बात है? बुलेट और गन में मोमेंटम आ जाएगा। तो लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, वही चीज पूरा सेम है। आप गन एंड बुलेट इक्वल टू, तो बुलेट का मोमेंटम हो जाएगा स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी प्लस गन का क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल एम इंटू कैपिटल बी। अभी तक सही जा रहा हूं ना? कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं? नो सर। हाँ, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम था फायरिंग के पहले उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होना चाहिए। Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ Yes, sir. मोमेंटम। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में होना चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो चलिए उल्टा कर देते हैं, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक, फाइनल क्या था? स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी बुलेट का प्लस मास गन का मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। अब इसे रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने का ये फार्मूला है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गई इधर, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब गन पीछे जाएगी, तो बैक डायरेक्शन को दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, माइनस साइन। उसके बाद स्मॉल एम अपान कैपिटल एम, यानी बुलेट का मास अपान गन का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी। सही है? कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। यस बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर हाँ सर स्मॉल सर एम बी स्मॉल एम क्या है? देखो यहाँ मैंने सारी चीज क्लियर कर दिया है। बुलेट का मास स्मॉल है, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी, गन का मास कैपिटल एम, रिकॉइल वेलोसिटी गन की कैपिटल वी। इनिशियल मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, मतलब बुलेट प्लस गन का, क्योंकि रेस्ट में थी। और जैसे ही फायरिंग हुआ फाइनल मोमेंटम हमको मिला बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर दिया, वैल्यू पुटअप किया, रीअरेंज करके रिकॉइल वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी। अब सर, इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, हाँ बताइए। सर इसमें भी इधर लाए
इसमें सर इनिशियल मोमेंटम को सर इस साइड पे है। कोई जरूरी नहीं है बेटा, चाहे इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ये कहता है ना कि और होने चाहिए, तो चाहे आप इधर इनिशियल मोमेंटम लिख के कैलकुलेट कीजिए चाहे इधर लिख के कैलकुलेट कीजिए, फार्मूला यही आएगा, क्योंकि हमको रिकॉइल वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालना है ना। आप उल्टा करके भी ट्राई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। यस सर। ओके, सर। क्लियर है? एक न्यूमेरिकल वीडियो में था, यस आप सर। लोगों ने पता नहीं पूरा वीडियो देखा या नहीं देखा। यस। उस न्यूमेरिकल को मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए एक बार फिर से। हाँ चलिए क्वेश्चन सुनिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, कॉमा a bullet of mass 50 ग्राम, बुलेट का मास 50 ग्राम है, is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड, with an initial सर 50 velocity ग्राम of से बात कर रहे 35, हैं। बुलेट का वेलोसिटी दिया है 35 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। कैलकुलेट द, बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, कॉमा ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired with an initial velocity of 35 meter per second, full stop. Calculate the initial recoil velocity, calculate 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. बिल्कुल सारा काम इसी तरह से कर लेंगे आप, ये फार्मूला याद रखना भी जरूरी नहीं है। I didn't got the question. मैं बता रहा हूं, गन है जिसका मास 4 kg है, ठीक है। बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है, बुलेट का मास 50 ग्राम, 35 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गन 4 kg, और रिकॉइल वेलोसिटी यानी कैपिटल V हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको चेंज कर ले SI यूनिट में, क्योंकि 50 ग्राम दिया है और एक का मास kg में दिया है, तो इसको kg में बदल ले, तो 50/1000 कर दे, तभी ना kg में Sir, चेंज होगा। answer is 0.475. इसको और छोटा कर सकते हैं आप, 1/20 kg। 1000 से डिवाइड कर दिए तो kg में चेंज हो जाएगा ग्राम। Sir, अब देखो, हाँ बताइए। sir आंसर आ गया। 0. बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, जिसको फार्मूला याद होगा वो तो कैलकुलेट कर लेगा रिकॉइल वेलोसिटी तुरंत, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तब आपको इस सिस्टम से चलना पड़ेगा। अब ये सिस्टम क्या बोलता है कि गन का और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम तो 0 रहा होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0, और जब फायरिंग हुई तो फाइनल मोमेंटम में स्मॉल m इंटू स्मॉल v बुलेट के लिए, तो स्मॉल m यहां पर देखिए, स्मॉल m इंटू स्मॉल v, कैपिटल M इंटू कैपिटल V, तो वही फिर से वही काम करना पड़ेगा, स्मॉल m v प्लस
कैपिटल एम कैपिटल वी इज इक्वल टू 0। फार्मूला रिकॉइल वेलोसिटी का हमने कैलकुलेट किया था माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू स्मॉल वी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, माइनस को बाहर रहने देते हैं। स्मॉल एम हो गया हमारा मतलब बुलेट का मास 1/20 kg और कैपिटल मास है 4 kg, सही, इनटू वी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की 35। इसे आपको पता है कि ये 4 किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 में, ठीक है। 1/20 इंटू 4 इंटू 35। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है भाई आंसर। 5 7 जा 5 4 जा यानी 7 अपॉन यहाँ माइनस भी है 7/16 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं आंसर? थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे। कितना सर 0.44। हाँ तो 0.44 आ रहा है इसका आंसर। आप लोग कर लीजिएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है लास्ट टाइम? नहीं दिख रहा है, उनको नीचे कर देता हूँ इसको थोड़ा। जीरो 0.44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. Now it is working. अब देखिए वी कॉइल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं बेटे एग्जाम में, तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। एक देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं देख रहा हूं, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस बेस पर है देख लीजिएगा आप लोग। जो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocity of this and this, they collide and after collision, देख रहे हैं, कोलिजन के बाद उसने एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज दिखाया है और पूछ रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वहां भी हम कोलिजन से पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, कोलिजन के बाद मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक, और कैलकुलेट करेंगे रीअरेंज करके, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोग की अगली क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा, तो मैं अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, जिसको नहीं समझ में आया आप चाहे इस पर देख सकते हैं या चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। Thank you, sir. Have a nice day, sir.